चल कहीं कोई ठिकाना ढूंढ ले, अपने जीने अपने मरने का बहाना ढूंढ ले। छोड़ जाएगा यहाँ तो कई कहानियाँ उम्र भर रुलाएंगी, ये तेरी निशानियाँ, ये तेरी निशानियाँ। तू लौट के ना आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू लौट के ना आएगा तो मैं क्या करूँगा। तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। वो सुरीला गायक जिसकी आवाज़ ने 80 और 90 के दशक में लोगों का ध्यान अपनी तरफ ऐसा खींचा कि लोग कभी उस आवाज़ को भुला ही नहीं पाए। कल तलक जो सच था वो बन गया फसाना, तिनका तिनका बिखरा लूटा वो आशियाना। पल में बन गए सारे अपने बेगाने, याद बहुत आते हैं गुजरे जमाने। मोहम्मद अजीज ऐसी खनकती आवाज़ का मालिक जिसे लोगों ने महान मोहम्मद रफ़ी के समकक्ष मानना शुरू कर दिया। बस तबाही है, गम के साए हैं, सुनी आँखों में सिर्फ पानी है। और क्या जिंदगानी है, ओ और क्या जिंदगानी है। हिंदी फिल्मों में उन्होंने ऐसे गाने गाए जो कालजयी बन गए, और फिर वो वक्त भी देखा जब गुमनामी के अंधेरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मोहम्मद अजीज का जन्म हुआ था 2 जुलाई 1954 को कलकत्ता यानी कोलकाता शहर में रहने वाले एक गरीब मुस्लिम परिवार में। जब तक राख न हो जाए गम की आग में जलता जा, सर पर अपनी लाश उठा चलता जा, बस चलता जा, इस दुनिया से दूर निकल, चल मुसाफिर चल। बचपन से ही मोहम्मद अजीज साहब को गाने का और ख़ास तौर पर रफ़ी साहब के गाए गाने का शौक़ लग गया था। गाने का अजीज साहब का ये शौक़ जुनून में बदलना शुरू हुआ। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा। मैं स्कूल के दिनों में स्कूल में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम में ये स्टेज शो पर गाया करते थे और वहाँ से उनकी गायकी को काफ़ी सराहना भी मिलने लगी थी। फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। इन्हीं सराहनाओं ने अजीज साहब को संगीत में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। ये ख्वाब देखते थे कि रफ़ी साहब की ही तरह एक दिन इनके गाए गाने भी रेडियो पर बजा करेंगे। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद। अजीज साहब ने भविष्य के सुनहरे ख्वाब बुनने अभी शुरू ही किए थे कि परिवार पर आर्थिक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हालात ये हो गए कि उन्हें कोलकाता के रेस्टोरेंट्स होटल्स में गाने के लिए विवश होना पड़ा। हालांकि इन जगहों पर गाने का एक फ़ायदा अजीज साहब को ये हुआ कि
कोलकाता की दलित क्लास के बीच ये खासे मशहूर हो गई। कहना ना तुम ये किसी से। साल 1980 में जब रफ़ी साहब की मौत हुई तो मोहम्मद अजीज पूरी तरह से टूट गए। मोहम्मद अजीज रफ़ी साहब को अपना गुरु मानते थे। मैं परदेसी घर वापस आया। और भारतीय संगीत जगत की इतनी बड़ी हस्ती के जाने से अजीज भी बहुत दुखी हुए थे। मोहम्मद अजीज ने ये फैसला तो काफ़ी पहले कर लिया था कि एक दिन मुंबई जाकर उन्हें संगीत जगत में अपना नाम बनाना है। आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। मगर मुंबई की तरफ अपने कदम बढ़ाने में वो घबरा रहे थे। वजह थी कि मुंबई का उनके लिए एकदम अनजान शहर होना। लेकिन फिर साल 1982 में ये कलकत्ता से मुंबई के लिए निकल ही पड़े। सारे शिकवे गिले भुला के कहो, तुझे रब ने बनाया किस लिए। मुंबई निकलने से पहले उन्होंने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और उनसे अपने लिए 2 साल का वक्त मांगा। इस तरह माता पिता का आशीर्वाद साथ लिए ये आ गए सपनों के नगर मुंबई। जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जहाँ एक बेहद बड़ा संघर्ष उनका इंतजार कर रहा था। घर से लाए कुछ रुपयों की बदौलत अजीज साहब ने अपने लिए एक छत का इंतजाम तो कर लिया, लेकिन काम मांगने के लिए उन्हें बहुत धक्के खाने पड़े। आते 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 तेरी याद आ गई। ये जहाँ भी जाते वहाँ से उन्हें निराशा ही मिलती। काम पाने की आखिरी उम्मीद लिए आखिरकार ये आफ्ताब पिक्चर्स के ऑफिस पहुँचे। आफ्ताब पिक्चर्स के मालिक हुआ करते थे सलीम अख्तर। उन्हीं के बड़े भाई ने, जो कि कोलकाता में रहा करते थे और जिनसे अजीज साहब की बढ़िया जान पहचान थी, उन्होंने उन्हीं के एक सिफारिशी चिट्ठी लिखकर दी थी। उन्होंने वो चिट्ठी सलीम अख्तर को दिखाई। वो चिट्ठी देखकर सलीम अख्तर ने अजीज साहब की जान पहचान कराई अनु मलिक से। तूने बेचैन इतना ज्यादा किया, तूने जो खुद भी उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एकदम नए नवेले थे। अनु मलिक से अजीज साहब की बढ़िया दोस्ती हो गई। अनु मलिक इनसे कई डेमो सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग कराया करते थे और ये भी खुशी खुशी उनके लिए रिकॉर्डिंग कर दिया करते थे। रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे। हालांकि काम मिलेगा कि नहीं और मिलेगा तो कब मिलेगा, इसका उन्हें कुछ पता नहीं था। दोस्ती की खातिर ये अनु मलिक के साथ डेमो रिकॉर्डिंग करते रहे और एक दिन अनु मलिक ने ही अजीज साहब को उनके करियर का पहला माइलस्टोन अचीव करने का मौका दिया। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में अजीज साहब एक पीजी में रहा करते थे। दोस्ती के गीत मैं गाता हूं। एक दिन सुबह सुबह उनके रूम पर एक लड़का पहुंचा। उस वक्त ये सोए हुए थे। उस लड़के ने उन्हें जगाया और कहा, तुम यहाँ सो रहे हो और आज तुम्हारी सोई किस्मत जागने वाली है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये लड़का आखिर कौन है और क्या कह रहा है। उनके पूछने पर उस लड़के ने बताया, मुझे अनु मलिक ने भेजा है, तुम्हारी किस्मत खुल गई है, तुम्हें अमिताभ बच्चन के लिए एक गाने की रिकॉर्डिंग करनी है। उन्हें लगा कि वो लड़का उनसे मजाक कर रहा है, मगर जब उस लड़के ने जोर देकर कहा कि वो सच बोल रहा है तो ये
फटाफट तैयार होकर अनु मलिक के स्टूडियो पहुंचे। आजकल याद कुछ और रहता नहीं एक। वहां अनु मलिक ने इनसे कहा कि तैयार हो जाओ, तुम्हें मनमोहन देसाई की फिल्म मर्द का टाइटल सॉन्ग गाना है, जो कि अमिताभ बच्चन पर फिल्माया जाएगा। मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त ऊपर वाला। अजीज साहब ने पूरी शिद्दत के साथ मर्द फिल्म का वो गाना गाया और उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। ये बात भी आपको बताना ज़रूरी है कि मर्द फिल्म से पहले साल 1985 में अंबर नाम की फिल्म से अजीज साहब ने अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। 1986 में आई बंगाली फिल्म बोउमा में भी उन्होंने गायकी की थी। मोहम्मद अजीज का जब नाम होना शुरू हुआ तो फिर उनके पास काम की कोई कमी ना रही। तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे। उन्होंने हर बड़े फनकार के साथ काम किया, नौशाद साहब हो या कलियारजी आनंद जी हो। अजीज साहब ने 3 जनरेशन के नामी संगीतकारों संग सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए। लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले हो, सुनिधि चौहान हो या फिर श्रेया घोषाल हो, अलका याग्निक हो या कविता कृष्णमूर्ति हो या फिर चाहे साधना सरगम ही हो, अजीज साहब ने हर बड़ी गायिका के साथ जुगलबंदी की है। दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, सलमान और शाहरुख जैसी नामी एक्ट्रेस को उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, क्या रहा हूँ। हिंदी के अलावा बंगाली और ओडियो भाषा में भी उन्होंने गीत गाए। अपने करियर में अजीज साहब ने भारत की लगभग हर भाषा में गीत गाए और कुल 20,000 से भी ज़्यादा गीत गाए। केवल फिल्में ही नहीं, अजीज साहब ने सूफी सॉन्ग्स भी काफ़ी गाए हैं। उन्होंने ढेरों भजन, तुलसीदास की चौपाइयाँ, कबीर दास के दोहे और हनुमान चालीसा तक अपनी आवाज़ में गाई है। जय हनुमान नाम के लोकप्रिय टीवी शो का टाइटल ट्रैक भी अजीज साहब ने ही गाया है। रामायण में भी कई जगह अजीज साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया था। उनकी गाई कव्वालियों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। मखदूम शाह बाबा, मेरे मखदूम शाह बाबा, मखदूम शाह बाबा। तू भी बेकरार, मैं भी बेकरार, तू भी परवरदिगार आलम, मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के। कुल मिलाकर 80 और 90 के दशक का गायकी का शायद ही कोई ऐसा जोनरा होगा कि अजीज साहब से छूटा हो। जैसे हर चमकते सूरज को एक दिन अस्त होना पड़ता है, वैसे ही मोहम्मद अजीज साहब की किस्मत के सूरज के डूबने का भी वक्त आया। 90 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय संगीत इंडस्ट्री में तेजी से बदलाव होने शुरू हुए। न जान कहाँ खो गई, खेलते खेलते एक तितली न जाने कहाँ खो गई, एक नन्ही किरण क्यों अंधेरे में है सो गई। तू नहीं है, तेरी प्रीत है, जिंदगी की यही रीत है। पुराने नामी संगीतकारों की जगह नए लोगों ने ले ली थी और बहुत तेजी से हो रहे बदलावों के इस दौर में अजीज साहब
बेहद पीछे छूट गए। उनसे गंवाने वाले कई संगीतकारों ने काम करना बंद कर दिया था। कुछ ये दुनिया छोड़कर ही जा चुके थे। नतीजा ये हुआ कि मोहम्मद अजीज़ साहब को काम मिलना काफ़ी कम हो गया। हालांकि लाइव शो में इनका जलवा हमेशा बरकरार रहा। इनके लाइव स्टेज शोज हमेशा ही फुल रहते थे। 27 नवंबर 2018 की तारीख एक ऐसी मनहूस तारीख बनकर आई जिसने मोहम्मद अजीज़ साहब को उनके फैंस से हमेशा के लिए छीन लिया। अजीज़ साहब कोलकाता से मुंबई आए थे। फ्लाइट से उतरने के बाद जब ये टैक्सी में बैठे तो उनकी तबीयत खराब महसूस हुई और फिर ये अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा सके। कार्डियक अरेस्ट के चलते मोहम्मद अजीज़ साहब की मौत हो गई और इसी के साथ एक बेहद शानदार आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से यही